चलो बेटा, अब ना जो टर्म अपन लोग देखे हैं जो डायग्राम पे, उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है आपके पास क्या, सर्कुलर पिच या फिर पिच सर्कल की बात करूं, ठीक है भाई। पिच सर्कल की मैं बात करता हूं तो कुछ नहीं है, समझिएगा। जब हम लोगों ने गियर की बातें स्टार्ट की थी तो दो डिस्क की अपन बातें किए थे, डिस्क नंबर 1 और डिस्क नंबर 2। ये कुछ इस टाइप का था, ये डिस्क नंबर 1 और ये डिस्क नंबर 2, जो कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा था। मैंने कहा था कि भाई ये फ्रिक्शन के कारण, ये जो मान लो की बात, ये डिस्क नंबर 1 है, ये डिस्क नंबर 2 है, तो ये फ्रिक्शन के कारण ये डिस्क नंबर 1 है, डिस्क नंबर 2 को रोटेट करा देगा। सिंपल से यही बातें हुई थी, समझना इस बात को। उसके बाद कुछ 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 करके अपन लोगों ने काम किया था कि भाई इसमें मैंने प्रोजेक्शन बना दिया था। मैं सिंपल सा वर्ड में बोलूं, मैंने टीथ बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये इस टाइप का टीथ बनाना मैंने इस पे स्टार्ट कर दिया था। और अभी अभी हमने देखा कि भाई इसके जो टॉप मोस्ट है ना, ये टीथ के टॉप मोस्ट से एक सर्कल बनता है, जिसको मैंने क्या कहा था, एडेंडम सर्कल। और ये जो बॉटम मोस्ट होता है, इससे एक सर्कल बनता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, सिंपल सा मैंने डिडेंडम सर्कल कहा है। क्लियर है बेटा। अब ये जो देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक कलर का जो आपके पास सर्कल है ना, इसी को मैं बोलता हूं पिच सर्कल। समझिएगा, इसी को मैं बोलता हूं पिच सर्कल। सिंपल से वर्ड में इसी को मैं क्या बोलूंगा, पिच सर्कल। मैं मान लो की बात, इस वाले गियर की बात करूं तो इसके में भी टीथ होगा, ये इस टाइप का, समझना चीजों को। ऊपर वाले को मैं क्या बोलूंगा, एडेंडम सर्कल, नीचे वाले को मैं क्या बोलूंगा, डेडेंडम सर्कल, और ये जो रेड आपके पास ब्लैक वाला जो सर्कल बन रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, पिच सर्कल। सिंपल सा, ठीक है, पिच सर्कल। इसको मैंने अच्छे से लिख दिया है कि इट इज अ सर्कल करस्पॉन्डिंग टू अ सेक्शन ऑफ द इक्विवेलेंट पिच सिलेंडर बाय अ प्लेन नॉर्मल टू द व्हील एक्सिस। बिल्कुल भाई, ये नॉर्मल टू द व्हील एक्सिस है। मान लो की बात, ये व्हील है, इसका एक्सिस इसके परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर ही ये जो सर्कल बनता है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, सिंपल सा पिच सर्कल बोलता हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई पिच सर्कल पे भाई ये दोनों, जहां पर दोनों का पिच सर्कल, गियर 1 या फिर मैं बोलूं डिस्क 1, डिस्क 2 या गियर 2, ठीक है, इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर आपके पास टच कर रहा है, और इसको मैं बोलता हूं पिच पॉइंट। ध्यान देना, क्या बोलता हूं इसको मैं, पिच पॉइंट। इसकी कुछ बातें करते हैं ना। इट इज अ इमेजिनरी सर्कल, बिल्कुल सही बात है, ये इमेजिनरी सर्कल है, क्योंकि आप जब गियर को देखोगे ना, तो उसको ना फिजिकली आप ना टच नहीं कर पाओगे। बात करें एडेंडम सर्कल की, जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, वहां से एक सर्कल पता है, थोड़ा सा फील कर लोगे। और मैं बॉटम मोस्ट आपके पास जो पॉइंट होता है, वहां से एक सर्कल बोलता है, जिसको मैं बोलता हूं डिडेंडम सर्कल, उसको भी आप फील कर लोगे। लेकिन ये जो इमेजिनरी सर्कल, ये पिच सर्कल है, इसको आप फील नहीं कर पाओगे, नहीं दिखता, सही बात है। कांट भी फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गियर। अब जब फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कांट बी फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गियर। और एक और बात, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ये सर्कल, समझना इस बात को, क्योंकि भाई सोच यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, सोच यहीं से स्टार्ट हुआ है, गियर की सोच यहीं से स्टार्ट हुआ है। साइज ऑफ एनी गियर आर स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ पिच सर्कल। इसका जो डायमीटर होता है ना बेटा, पिच सर्कल का डायमीटर, ये तो इसका पिच सर्कल का डायमीटर यही होगा ना, ये डायमीटर होगा। तो किसी भी गियर का साइज इसी से स्पेसिफाइड किया जाता है। ध्यान देना, इतना इंपॉर्टेंट है सर्कल। और हम लोगों ने देखा भी है, अभी देखे हम लोगों ने कि भाई अपन जब बात करते हैं एडेंडम की, डिडेंडम की, तो पिच सर्कल के रेस्पेक्ट में बातें करते हैं। क्लियर है, पिच सर्कल के रेस्पेक्ट में बातें करते हैं। तो ये हो गया मेरा एक टर्म, जिसको मैंने क्या कहा, पिच सर्कल। अब बात करते हैं एक पिच, पिच की बात करते हैं, गियर के पिच की बातें करते हैं भाई। तो गियर की पिच को बात करते हैं, तो भाई इसको तीन तरीके से अपन बात कर सकते हैं। कैसे, एक तो मैं बोल सकता हूं सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच, इसको मैं डिनोट करूंगा पीडी से, ठीक है। सेकेंड वन डायमेट्रल पिच, और इसको मैं शो करने वाला हूं पीडी से। और एक होता है आपके पास मॉड्यूल, एक होता है क्या, मॉड्यूल, इसको मैं शो करने वाला हूं एम से। कुछ नहीं, टर्म पिच है मेरे पास, एक टर्मोलॉजी है, गियर का पिच है। इसको मैं तीन तरीके से बता सकता हूं, सर्कुलर पिच के टर्म पे, डायमेट्रल पिच के टर्म पे, या फिर मॉड्यूल के टर्म पे। देखते हैं सर्कुलर पिच होता क्या है, समझने की कोशिश करेंगे कि सर्कुलर पिच होता क्या है।
चलो बात करते हैं। इसके पहले अपन लोगों ने देख लिया था, अभी देखे थे कि सर्कुलर पिच कहां से कहां के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो मैंने सिंपल सा मैंने 2 गियर लिया था, समझना इस बात को। ये गियर का मैंने 2 टीथ लिया था, ये इस टाइप का, और मैंने यहां पर बताया था कि डेडेंडम सर्कल, एडेंडम सर्कल और बीच में कहीं पर होता है मेरा पिच सर्कल। ठीक है, समझना, एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है अलोंग द पिच सर्कल, यही डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा, सिंपल सा सर्कुलर पिच। ये मेरा क्या कहलाएगा, सर्कुलर पिच। ठीक है, सिंपल से वर्ड में ना सर्कुलर पिच यही कहलाएगा। देख भी लेते हैं, इट इज अ डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल। बिल्कुल बात है भाई, इसी के अलोंग अपन डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ। ये वन टूथ से इसके एडजेसेंट टूथ के बीच की जो डिस्टेंस है, यही मेरा क्या कहलाएगा, सर्कुलर पिच। इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली टर्म पे अपन बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे। ठीक है, समझते हैं इस बात को। मैं एक काम करता हूं, मैं एक गियर बनाता हूं, ये गियर बनाता हूं जिसमें बहुत सारे टिथ होंगे। ठीक है, ये है। मैंने कहा कि मान लो की बात, इस गियर पे आपके पास कैपिटल टी इतने टीथ हैं, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, कैपिटल टी। और मैंने कहा कि भाई इसका जो पिच सर्कल डायमीटर है ना, ये वाला, ये डायमीटर मेरा कितना है, स्मॉल डी। मैंने ये मान लिया। ठीक है, मैंने इसको मैंने मान लिया। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं क्या भाई, कि कैपिटल जो टी है ना, कैपिटल टी वो इसके पेरीमीटर पे है, पूरे पेरीमीटर पे है। मैंने बोल दिया, सही बात है, कैपिटल टी किसमें है, इसके पूरे पेरीमीटर पे है। या मैं बात करूं कैपिटल टी नंबर ऑफ टीथ पाई डी डिस्टेंस पे है, ऐसा भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं इस एक सर्कल की पेरीमीटर की बात करूं तो पाई डी ही होता है। क्लियर है ना बेटा, पाई डी ही होता है। तो टी नंबर ऑफ टीथ आपके पास पाई डी डिस्टेंस पे है। या तो फिर मैं बात करूं तो टी नंबर ऑफ टीथ पाई डी डिस्टेंस पे है, तो 1 नंबर ऑफ टीथ कितने डिस्टेंस पे होगा, तो सिंपल सा आप बोलोगे पाई डी अपॉन टी। ठीक है, पाई डी अपॉन टी। और सिंपल सा यही जो डिस्टेंस है ना, यही जो डिस्टेंस है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच मतलब, और ये सर्कुलर पिच को मैं किससे डिनोट करता हूं, पीसी से। पीसी से, तो मैं सिंपल सा बोलूं पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे पाई डी अपॉन टी। ये आपका सर्कुलर पिच का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला आ गया। मतलब सिंपल से बात, एक बात ध्यान देना कि बेटा एक टीथ पे कितने डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे एक टीथ है, ये वाली बात चल रही है ना, समझना। और सही बात भी है, अभी ये वाले भी डेफिनेशन से देखे तो यहां से भी समझ में आ जाएगा आपको मैथमेटिकली कि भाई ये जो एक टीथ है ना, ये कितने डिस्टेंस पे है, यही मेरा क्या कहला रहा है, सर्कुलर पिच। ठीक है बेटा, यही मेरा क्या कहला रहा है, सर्कुलर पिच, ये वाला डिस्टेंस। और ध्यान देना बेटा, ये जो एंगल यहां पर एंगल बनता है ना, इस एंगल को मैं क्या बोलता हूं, पिच एंगल। पिच एंगल, ध्यान देना, पिच एंगल इसको मैं बोलता हूं। तो मैंने समझ लिया कि भाई सर्कुलर पिच क्या होता है, सिंपल सा मैंने इसको समझ लिया। अब बात करते हैं बेटा डायमीट्रल पिच की। डायमीट्रल पिच की, इसको मैं किससे शो करने वाला हूं, सिंपल सा पी डी। ये क्या बोलता है समझना, पहले मैं लिख लेता हूं इसको, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ on gear to diameter of pitch circle in inches is
known as diametral pitch. डायमीट्रल पिच सिंपल है बेटा, कुछ नहीं, रेशियो है किसका किसका, मान लो कि बात टी नंबर ऑफ टीथ है तो वो टी अपॉन वो जो इसका डायमीटर का लेंथ है ना इन इंचेस, इन दोनों का रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, सिंपल सा डायमीट्रल पिच बोलने वाला हूं। या मैं मैथमेटिकली बात करूं यहां पर तो पीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान देना, सिंपल सा टी अपॉन डी, यही होने वाला है, बिल्कुल ये होने वाला है। तो पीडी इक्वल टू मेरा क्या आ गया, टी अपॉन डी। ये अजीब टाइप का है, जनरली पिच की बात करते हैं तो अपन ना उसको डिस्टेंस के टर्म में बात करते हैं, लेकिन इसका यूनिट की मैं बात करूं तो ध्यान देना यहां पर क्या आ रहा है, टी अपॉन डी, टी का तो कोई यूनिट नहीं होगा। डी की बात करूं यहां पर इंचेस में है तो पर इंचेस, हाँ समझ रहे हो, पिच की जनरली बात करते हैं तो या तो एमएम पे आता है या कुछ यूनिट रहता है डिस्टेंस के टर्म पे, लेकिन यहां पर यूनिट इंच, मतलब यूनिट इंच, समझ रहे हो, इंच टू द पावर -1, ना थोड़ा सा दिक्कत टाइप का है ना। तो इसका यही लिमिटेशन है, समझना, लिमिटेशन की मैं इसकी बात करूं, लिमिटेशन की, तो इसको ना ये एसआई यूनिट में यूज नहीं करते इसको, इट इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। और ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, इसको एक्सप्रेस किसके टर्म में किया जा रहा है, टीथ के टर्म पे, क्योंकि इसकी मैं बात करूं डी की तो इसका यूनिट इंचेस है, तो इंचेस टू द पावर -1 इसका यूनिट आ रहा है, थोड़ा दिक्कत है ना बेटा, मजा नहीं आ रहा है ना। अपन लोग जनरली बात करते हैं पिच की तो भाई एमएम, इंच, इस टाइप का रहता है, तो सिंपल सा इसका भी ये भी लिमिटेशन है कि भाई क्या है भाई, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो भाई मजा लेने के लिए लोगों ने क्या किया कि ना इसको ना कुछ नहीं किया, थोड़ा सा और अच्छे टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश किया, और जो कि क्या है आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल है, इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, समझना इस बात को, ये जो टी अपॉन डी आया है ना इसको उल्टा कर दिया, डी अपॉन टी, सिंपल सा डी अपॉन टी। चलो फिर देखते हैं फिर मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल, इसको मैं एम से शो करता हूं, समझते हैं क्या होता है, सिंपल है भाई, कुछ नहीं, ध्यान देंगे, लिख लेता हूं पहले मैं, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ पिच सर्कल एंड number of teeth on gear is known as module। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल है। मैथमेटिकली मैं बात करूं तो मैं m इक्वल टू बिल्कुल d अपॉन टी लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, टी। और एक बात और ध्यान देना बेटा, यहां पर जो लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ पिच है ना ये mm में रहता है, इन mm, ठीक है, mm में रहता है, d अपॉन टी होना चाहिए। इससे मेरा क्या हुआ, ध्यान देना, वहां पर अपन बात किए थे अभी कि आपके पास जो डायमीट्रल पिच है ना उसका यूनिट आ गया था इंच टू द पावर -1, लेकिन इसमें मैं बात करूं जो पिच का जो यूनिट आएगा वो mm में आ जाएगा, सिंपल है, मस्त है। तो एडवांटेज क्या हुआ इसका, ध्यान देना, एडवांटेज ये हो गया इट इज यूज्ड इन एसआई यूनिट, ठीक है, सिंपल है, एसआई यूनिट पे इसको यूज किया जाता है। अब थोड़ा ध्यान देना, हम लोगों ने पिच को 3 टाइप के पढ़ा, पहला सर्कुलर पिच की बातें की है, दूसरा अपन बात की है किसके बारे में, डायमीट्रल पिच के बारे में, और तीसरा अपन बात की है मॉड्यूल के बारे में। सर्कुलर पिच सिंपल सा, कुछ नहीं, दिक्कत नहीं था भाई, सर्कुलर मतलब सरकमफेरेंस पे अलोंग द पिच सर्कल की बात करूं वहां से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा था, सर्कुलर था। उसके बाद मैंने बात किया डायमीट्रल पिच की, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया यूनिट पे कि भाई पर इंच टू द पावर -1 आपके पास यूनिट आ रहा था, तो मैंने डायमीट्रल पिच को हटा दिया। उसके बाद मैंने बात किया मॉड्यूल की, मॉड्यूल की बात करूं तो भाई इसका यूनिट सिंपल सा mm में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं बात करता हूं भाई गियर के मेटिंग की, समझना चीजों को। मान लो कि आपके पास दो गियर है और ये मेट कर रहा है भाई, समझना चीजों को। चल रहा है, ये गियर नंबर 1 है, ये गियर नंबर 2 है, ये फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहां तक बड़ा अच्छा कंडीशन है बेटा, ध्यान देना। इन दोनों को मेट होने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास जो पिच 1 है, मतलब गियर नंबर 1 का जो पिच है इक्वल टू गियर नंबर 2 का पिच होना चाहिए, ठीक है। गियर नंबर 2 का पिच होना चाहिए, ठीक है भाई। पिच नंबर 1 इक्वल टू पिच नंबर 2 आपके पास होना चाहिए, तब वो जाके मेट करेगा, मेटिंग गियर होगा आराम से। ये कंडीशन है बेटा, समझना। अब बात करते हैं भाई कि आपके पास क्या सर्कुलर पिच होगा कि आपके पास डायमीट्रल पिच इक्वल टू होगा, कि भाई आपके पास जो मॉड्यूल है वो इक्वल होना चाहिए। बेटा तीनों की तीनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि तीनों पिच है, ठीक है। तीनों की तीनों इक्वल होना चाहिए। देखना कैसे, वैसे सरल भी है, कॉमन सेंस वाली बात है। मैं मान लो कि बात सर्कुलर पिच की मैं बात करूं तो भाई पाई d1 अपॉन t1 होना चाहिए इक्वल टू क्या, पाई d2 अपॉन t2, ठीक है। पाई पाई तो मर जाएंगे, बचेगा क्या, d1 अपॉन t1 इक्वल टू क्या, d2 अपॉन t2। यहां से मुझे तो एक चीज दिख गया कि यहां पर सर्कुलर पिच इक्वल है। d1 अपॉन t को t1, ये सॉरी d1 है, d अपॉन t को ही तो मैं क्या बोलता हूं, मॉड्यूल बोलता हूं बेटा। तो ये पहले गियर के लिए मॉड्यूल हो गया, m1 अपॉन m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2, ठीक है बेटा। मतलब मेरा मॉड्यूल भी यहां पर इक्वल हो गया। थर्ड बात करता हूं ना, देखना यहां पर, देखना d1 अपॉन t1 इक्वल टू क्या है, d2 अपॉन t2, ठीक है। d1 अपॉन t1 इक्वल टू d2 अपॉन t2। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, t1 अपॉन d1 इक्वल टू t2 अपॉन d2, सही बात है। और यही तो मेरा क्या है, t1 अपॉन d क्या है, डायमीट्रल पिच, तो pd1 इक्वल टू pd2 हो जाएगा। मतलब डायमीट्रल पिच भी इक्वल हो गया। मतलब पिच की बात करूं, डायरेक्टली मैं पिच की बात करूंगा ना, मॉड्यूल की बात नहीं करूंगा मैं, या फिर अलग से मैं सर्कुलर पिच की बात नहीं करूंगा, सीधा मैं पिच की बात करूं। पिच को इक्वल होना चाहिए मेटिंग ऑफ गियर के लिए, सही बात है, ठीक है भाई। चलो कुछ और एनालिसिस करते हैं अपन गियर पे। मैं एक काम करता हूं, मैं ना दो गियर बनाता हूं। ये पहला गियर है, ये सेकंड गियर है। ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, ये जो गियर है ना, मैं अब सर्कल से ही शो करने वाला हूं। और अच्छी वाली बात क्या है कि ये जो सर्कल जो बना है ना, असल में पिच सर्कल है। ये मैं बात करता हूं, ये पहला गियर है, ये सेकंड गियर है, सेकंड, ये फर्स्ट गियर, ठीक है। अब ध्यान देना, जो छुटकू गियर है ना, ज्यादातर जो छुटकू गियर है ना वो ड्राइवर होता है, ड्राइवर होता है छुटकू गियर, ड्राइवर होता है। और बड़कू जो गियर है ना वो क्या होता है, आपके पास ड्रिवन होता है। ड्राइवर को एक अच्छे तरीके से मैं लिखता हूं DVR, और ड्रिवन को मैं लिख दिया DVN। ये ड्राइवर गियर, ये ड्रिवन गियर, ठीक है। ये जो छुटकू गियर है ना ड्राइवर, ये छुटकू गियर, इसी को मैं और अच्छे से बोल सकता हूं कि ये पिनियन है, पिनियन है। और ये जो बड़कू गियर है ना, इसको मैं बोल सकता हूं ये गियर है। समझना, अच्छे से समझना। तो पिनियन आपके पास ज्यादातर मोटर से कनेक्ट होता है, जो कि ड्राइवर है। ये रोटेट करेगा, मान लो की बात, ये ω1 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, जिसके कारण आपके पास जो गियर है, जिसको मैं ड्रिवन गियर बोल रहा हूं, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है ω2 से, ω2 से, ठीक है भाई, सिंपल है। अब ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा ये P पॉइंट है, पिच पॉइंट है। ये क्या है, P पॉइंट या फिर पिच पॉइंट, ये पिच पॉइंट है, ये मैंने कह दिया, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है। अब और थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ये भी मान लिया हूं कि भाई गियर का जो नंबर ऑफ टीथ है ना वो कैपिटल T है। साथ ही साथ मैंने पिनियर का भी मैं नंबर ऑफ टीथ की बात करूं तो मैंने मान लिया कि स्मॉल टी है। इतने नंबर ऑफ टीथ हैं इस पर, यहां तक तो क्लियर है। मैं बात करता हूं कि ये जो पिच पॉइंट से ना
एक लाइन बनाना चाहता हूं जो कि गियर नंबर 1 या फिर मैं पिनियन की भी टेंजेंट हो और गियर नंबर 2 या फिर आपके पास जो गियर है उसके भी टेंजेंट हो, ऐसा मैं एक लाइन बनाना चाहता हूं। तो मैंने एक लाइन बना दिया, तो वो जो कि वो किस टाइप का बनेगा, ये इस टाइप का बनने वाला है। ठीक है, ये इस टाइप का बनने वाला है। क्लियर बेटा? और मैं इसकी बात करूं तो ये फिक्स लाइन है बेटा, ध्यान देना, फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन होगा ही। ठीक है, और इसी लाइन को मैं क्या बोलता हूं समझना, कॉमन टेंजेंट लाइन। यही लाइन मेरा क्या है, कॉमन टेंजेंट। क्यों भाई? क्योंकि दोनों के कॉमन है, सिंपल सा, दोनों के कॉमन है। यहां तक तो आप सबको समझ आ गया कि मैं क्या क्या टर्म यूज किया हूं। यहां पर छुटकू गियर को मैंने बोल दिया पिनियन, जिसमें नंबर ऑफ टीथ है स्मॉल टी, ये ड्राइवर है, ये ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। बड़कू गियर को मैं क्या बोलूंगा, ड्रिवन है, और इसको मैं क्या बोलूंगा, गियर। कैपिटल टी नंबर ऑफ टीथ है, ओमेगा 2 से ये रोटेट कर रहा है। दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कांटेक्ट करते हैं जिसको मैंने कहा पी, पिच पॉइंट, और इससे इस पिच पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाया जो कि आपके पास पिनियन से भी टेंजेंट होना चाहिए, साथ ही साथ गियर से भी टेंजेंट होना चाहिए। तो मैंने एक लाइन बनाया जो कि फिक्स लाइन है, और इसको मैंने बोल दिया कॉमन टेंजेंट लाइन। ठीक है, कॉमन टेंजेंट है। आगे बात करते हैं। अब देखना, थोड़ा सा और टर्म अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो एक टर्म होता है आपके पास गियर रेशियो, गियर रेशियो, जिसको मैं शो करने वाला हूं कैपिटल जी से। ठीक है, गियर रेशियो जिसको मैं शो करने वाला हूं कैपिटल जी से। बड़ा इजी है बेटा ना, बड़ा इजी है, समझना, बड़ा इजी है। कैसे? ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है आपके पास, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर टू पिनियन is known as गियर रेशियो। ठीक है बेटा, गियर रेशियो इसको कहेंगे, कुछ नहीं। नंबर ऑफ टीथ आपके पास गियर पे कितना है, कैपिटल टी है, और नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन पे कितना है, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के रेशियो को ही मैं क्या बोलने वाला हूं, गियर रेशियो बोलने वाला हूं। मैथमेटिकली मैं इसको लिखूं तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, ये आपके पास गियर रेशियो है। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं ना। अब बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की। एक टर्म आता है आपके पास वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, ये भी कुछ नहीं है, समझना। ये क्या बोलता है, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर is known as velocity ratio। ठीक है, ये सिंपल सा इसका एक डेफिनेशन हो गया कि भाई आपके पास जो फॉलोअर का जो एंगुलर वेलोसिटी है और आपके पास जो ड्राइवर का वेलोसिटी है, इन दोनों का रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी रेशियो बोलने वाला हूं। यहां पर मैं ड्राइवर की बात करूं, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, और ड्रिवन की बात करूं या फिर फॉलोअर की बात करूं, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। तो मैं सिंपल सा यहां पर मैं लिख लेता हूं। मैं इसकी बात करूं ना, इस वाले अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, तो इस पे मेरा वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं अपन। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इस केस में ना। बाकी स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो भाई आपके पास फॉलोअर अपॉन ड्राइवर करना है ना, एंगुलर वेलोसिटी आप फॉलोअर अपॉन, मैं लिख लेता हूं यहां पर
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। यही आपको यूज करना है जब आपको बोला जाए वेलोसिटी रेशियो क्या होने वाला है। इस पर्टिकुलर केस पे मैं बात करता हूं या फिर इस अरेंजमेंट में मैं बात करता हूं तो आपके पास वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। क्लियर है बेटा, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। अब आप सबको पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन। 2 पाई एन तो सिंपल है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई n2 अपॉन 2 पाई n1। जहां से ये 2 पाई निपट जाएंगे, बचेगा क्या, n2 अपॉन n1। ठीक है, n2 अपॉन n1। और एक और चीज, हम लोग को एक चीज पता है कि मैं मान लो कि बात ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है और ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, तो यहां पर मैं बात करता हूं ये वाले कांटेक्ट पॉइंट की बात करता हूं, इसकी वेलोसिटी की बात करता हूं। तो गियर 2 के लिए साथ ही साथ गियर 1 के लिए वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, मैं पी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करता हूं, यहां पर मैं अलग से बना लेता हूं इसको। पी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूंगा भाई, तो वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गियर 1 के लिए, गियर 1 के लिए वो हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू R1। मान लो कि बात उस व्हील का या फिर उस डिस्क का या फिर उस गियर का, R1 आपके पास रेडियस है, तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 इंटू R1। और Vp इक्वल टू गियर 2 के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इंटू R2। ठीक है, और अच्छे से लिख सकता हूं इसको, ओमेगा 1 इंटू D1 अपॉन 2 इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू D2 अपॉन 2। क्लियर है बेटा, दोनों सेम होगा तो जाहिर से बात है मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा 1 D1 इक्वल टू ओमेगा 2 D2। और मैं और अच्छे से बात करूं तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू हो जाएगा D1 अपॉन D2। क्लियर है बेटा, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू हो जाएगा D1 अपॉन D2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां पर ध्यान देना, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 अपॉन D2। क्लियर है, कुछ कुछ रिलेशन मुझे मिल रहा है, ध्यान देना। ये एक चीज मुझे मिल गया है, साथ ही साथ ये भी मुझे मिल गया है। और बात करते हैं, और बात करते हैं। मैंने अभी बताया कि भाई मेटिंग गियर्स के लिए आपके पास एक कंडीशन होता है, जबकि क्या होता है कि भाई आपके पास जो पिच है ना, दोनों का पिच वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब M1 इस वाले कंडीशन में मैं बात करूं तो, मॉड्यूल के टर्म में मैं बात करूं तो M1 इक्वल टू M2 होना चाहिए। क्लियर है बेटा, M1 इक्वल टू M2 होना चाहिए। मैं यहां पर लिखते जाता हूं साथ में, मैं क्या बोल रहा हूं कि M1 इक्वल टू M2 होना चाहिए मेटिंग गियर के लिए। बिल्कुल सही बात है ना। तो M की मैं बात करता हूं तो मॉड्यूल होता क्या है, मॉड्यूल होता क्या है, D अपॉन टी, D अपॉन टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, D1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 अपॉन T2। सही बात है, D1 अपॉन D2, D1 अपॉन T1 इक्वल टू D2 अपॉन T2। और अच्छे से मैं इसको बात करूं तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, D1 अपॉन D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2। सही बात है, T1 अपॉन T2। तो यहां से मैं और एक और चीज लिख सकता हूं, तो भाई ये वाला जो D1 अपॉन D2 है, उसको उसकी जगह मैं T1 अपॉन T2 भी लिख सकता हूं। तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2। ये भी एक रिलेशन आ गया, ये भी एक रिलेशन आ गया। अब ना मैं काम करता हूं ना, ये जो तीनों रिलेशन मिला है ना, मैं इसको एक साथ लिखता हूं ना, समराइज करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, समझना। यहां पर लिखता हूं ना मैं, पहला चीज तो मैंने ये देख लिया था कि ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू क्या है, N2 अपॉन N1। ये सबको पता है, सही बात है। साथ ही साथ ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू कितना है, D1 अपॉन D2 है, वो भी मैं लिख लेता हूं, D1 अपॉन D2 इक्वल टू, और D1 अपॉन D2 इक्वल टू क्या हो गया था, T1 अपॉन T2। ये सारे रेशियो ना इक्वल है बेटा, ध्यान देना, ये सारे रेशियो इक्वल है। ये न्यूमेरिकल पे काम आएंगे, आपके जो जितने न्यूमेरिकल होते हैं ना उसमें काम आएंगे, कहीं ना कहीं पर काम आता है।
तो बिल्कुल याद रखना ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। क्लियर है? कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक और टर्म होता है, वो होता है बैकलेस। एक होता है बैकलेस, इसकी बात करते हैं, समझना। बैकलेस की बात करते हैं। मैं काम करता हूं ना, एक मेटिंग एयर का छोटा सा पोर्शन ड्रॉ करता हूं, समझना इस चीज को। ये मान लो की बात एक टीथ है, सेकंड टीथ ये वाला है किसी गियर का, और मेटिंग गियर का एक टीथ यहां पास है, ये वाला मान लो की बात मेटिंग गियर का टीथ है। ठीक है, ये मेट कर दिया भाई। समझना चीज को, ये जो यहां पर पिच सर्कल होगा, इसका ध्यान देना, पिच सर्कल होगा। मान लो की बात ये वाला स्पेस को मैं क्या बोलता हूं, ये वाला स्पेस को इस वाले गियर के लिए मैं क्या बोलता हूं, ये है आपके पास टूथ स्पेस। सही बात है, टूथ स्पेस। और इस वाला जो डिस्टेंस है ये वाले गियर के लिए, इसको मैं बोलता हूं टूथ थिकनेस। ठीक है, टूथ थिकनेस। ठीक है, बराबर होना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब थर्मल एक्सपांसन हो जाए तो, थर्मल एक्सपांसन हो जाए तो भाई समझना ना, ये एक्सपांड कर देगा ना, और एक्सपांड कर देगा तो भाई जाम हो जाएगा, गियर जाम हो जाएगा, दिक्कत है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन काम करते हैं कि ना हल्का सा यहां पर डिस्टेंस छोड़ देते हैं। समझना, हल्का सा रहेगा, यहां पर डिस्टेंस छोड़ देते हैं। वो एप्रोप्रिएट मैनर पे अपन वो डिस्टेंस छोड़ते हैं, उसके लिए भी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर एक हल्का सा मैं डिस्टेंस छोड़ देता हूं, और इसी डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं, बैकलेस। ठीक है, इसी डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं, बैकलेस। तो मैं सिंपल सा वर्ड में मैं बात करूं तो बैकलेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैकलेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा टूथ स्पेस स्पेस माइनस टूथ थिकनेस, यहां पर लिखता हूं, बैकलेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस ऑफ किसका बेटा, उसी गियर का मत लेना, ध्यान देना। इसका टूथ थिकनेस की बात करूं तो ये है, लेकिन आपको टूथ स्पेस ये माइनस टूथ थिकनेस, आप मेटिंग गियर, आपको मेटिंग गियर का लेना है। सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। मतलब बैकलेस को मैं क्या बोल सकता हूं, डिफरेंस बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस ऑफ मेटिंग गियर इज नोन एज बैकलेस। क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर होगा एकदम से। चलो, ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया बैकलेस का। अब आगे और बात करते हैं कुछ टर्म की, जो कि आपके पास है लाइन ऑफ एक्शन। देखते हैं लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन समझते हैं, लाइन ऑफ एक्शन होता क्या है, समझते हैं इस बात को। मैं एक काम करता हूं, इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं 2 गियर का। ठीक है, मान लो की बात ये पहले गियर का आपके पास एक टीथ है, ये टीथ है, ये रेड पेन से जो टीथ बना है ये आपके पास सेकंड गियर का टीथ है। समझना इस चीज को, ये मान लो के बाद पहला गियर है, ये सेकंड गियर है। अब देखना, जब मेटिंग होता है तो क्या होता है कि मान लो की बात ये एंटी क्लॉकवाइज से आपकी तरफ से दिखेगा तो क्या, हाँ ये क्लॉकवाइज दिखेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे यदि ये रोटेट कर रहा है तो देखना, ये मेटिंग जो गियर्स है इसको ना एक फोर्स अप्लाई करेगा। समझना, फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई कर रहा है, समझ रहे हो ना। अब देखो, इसमें से मैं ये वाले टीथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, देखना ये इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो एक किसी डायरेक्शन पे करेगा, जाहिर सी बात है किसी डायरेक्शन पे करेगा। तो मान लो की बात ये ओमेगा 1 से रोटेट हो रहा है, और इसकी मैं बात करूं ओमेगा 2 से ये रोटेट हो रहा है, तो इस वाले डायरेक्शन पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है भाई, एफ फोर्स। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन पे
फोर्स अप्लाई करेगा, और इसी लाइन को मैं क्या बोलूंगा, ध्यान देना, इसी लाइन को मैं बोलता हूं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन सिंपल है, कुछ नहीं। पहला गियर, सेकंड गियर, इस पे मैं जब मीटिंग होता है तो ये इसका मैं एक टीथ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो पहला गियर है सेकंड वाले टीथ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो भाई एक लाइन बनता है जिसी को मैं क्या बोलता हूं, लाइन ऑफ एक्शन। थोड़ा सा और अच्छे से समझने की यहां पर प्रयास करते हैं इसको डेफिनेशन से। द फोर्स विच द ड्राइविंग टूथ एक्सर्ट्स ऑन द ड्रिवन टूथ। मान लो कि बात ये मेरे पास ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, ठीक है। अब ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये आपके पास किस पे, ये टीथ 2 पे ना, गियर 2 के जो टीथ है ना उस पे आपके पास फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन द ड्राइविंग टूथ, इज अलोंग अ लाइन फ्रॉम द पिच पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि यहां पर दोनों टीथ यहां पर कांटेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको बोल दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फ्रॉम द पिच पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और एक और बात, मजे की बात क्या है कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये पिच पॉइंट से भी आपके पास पास होता है। पिच पॉइंट बताया था आपको मैंने, तो ये वाला जो लाइन है ये पिच पॉइंट से भी पास होता है। और मजे की बात सुनना, लाइन ऑफ एक्शन को और क्या बोलते हैं, प्रेशर लाइन बोलते हैं, ध्यान देना, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर लाइन भी बोलूंगा, इस चीज को प्रेशर लाइन भी इसी को कहा जाता है, इस चीज ऑल्सो नोन एज प्रेशर लाइन। और एक और मजे बात, ये जो लाइन है ना ये कॉमन नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैं बात करता हूं इस वाले पॉइंट पर, तो ये कॉमन नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये कॉमन नॉर्मल किस टाइप का होता है, समझना, चीजों को समझना। मान लो कि बात ये वाला जो टिथ है इसका प्रोफाइल वर्टिकली होता तो इसका नॉर्मल क्या होता है, ये वाला हो जाता, सही बात है। अब देखना ये वाले पॉइंट पर और ये वाले पॉइंट पर क्या होता है, ये वाला हो जाता है नॉर्मल इसका, लेकिन इसका प्रोफाइल कुछ इस टाइप का है, ठीक है। मैं बात करूं ये वाले पॉइंट पर तो नॉर्मल क्या होता है इसका, ये वाला हो जाता है। इस वाले पॉइंट की बात करूं नॉर्मल ये हो जाता है, ये वाले पॉइंट पे बात करूं तो नॉर्मल ये हो जाता। बात ये बोल रहा है कि ये कॉमन नॉर्मल है, मतलब ये टूथ नंबर 2 और ये टूथ नंबर ए, टीथ नंबर 2 टीथ नंबर 1 दोनों के लिए नॉर्मल है। ये प्रोफाइल पर भी ये देखना, ये वाला जो प्रोफाइल है इसके भी नॉर्मल है, साथ ही साथ ये वाला जो प्रोफाइल मुझे मिल रहा है ना इसके भी नॉर्मल है, इसीलिए इसको मैंने बोला कॉमन नॉर्मल है। समझ आ रही है। यदि यही मैं बोलूं कि इसका प्रोफाइल कुछ अलग होता तो नॉर्मल अलग होता ना, लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों के लिए नॉर्मल है, इसीलिए इसको मैं क्या बोलता हूं, कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बेटा। ये लाइन कैसा होता है, कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ आ रहा है चीजें, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम की मैं बात करता हूं प्रेशर एंगल। एक होता है आपके पास प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल इसको मैं फाई से शो करने वाला हूं, ठीक है, फाई से मैं शो करने वाला हूं, ठीक है। चलो समझते हैं। मान लो कि बात 2 गियर है आपके पास, 2 गियर है, एक फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर। मैंने अभी आपको बताया था कि ये पिच पॉइंट है, पिच पॉइंट है, और पिच पॉइंट पर एक कॉमन टेंजेंट होता है, मैंने आपको बता दिया था। मान लो कि बात ये आपके पास कॉमन टेंजेंट होता है, ठीक है। समझना, ये गियर नंबर 1 यहां से आया, समझना इसमें टीथ है ना बेटा, समझना टीथ है ना, इस पे टीथ है। अब मान लो कि बात यहां पर आया, ये वाला इसका टीथ यहां पर, तो ये टीथ, ये वाला टीथ इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस पॉइंट पर, और जो कि ये जो फोर्स अप्लाई करेगा वो किसी लाइन पर होगा जो कि कॉमन नॉर्मल टू एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो उसी लाइन को अपन क्या बोलने वाले हैं, कॉमन नॉर्मल बोलने वाले हैं, या फिर लाइन ऑफ एक्शन बोलने वाले हैं। तो वो मान लो कि लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन है।
ये एफ फोर्स यहां पर हो रहा था, सिंपल सा समझना ये। और एक और बात ना ध्यान देना, ये जो कॉमन नॉर्मल है ना या फिर लाइन ऑफ एक्शन की बात करूं, ये पिच पॉइंट से पास होता है, पिच पॉइंट से पास होता है, समझना। यहां पर मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये पिच पॉइंट से मैं यदि एक लाइन बनाऊंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, सिंपल सा यही है। चलो आगे बात करते हैं। तो भाई आपके पास ये जो लाइन ऑफ एक्शन है और ये कॉमन टेंजेंट, मैं इसको एन एन से शो कर रहा हूं, मान लो कि कॉमन नॉर्मल एन एन है और ये कॉमन टेंजेंट टी टी है, तो दोनों के बीच ना मुझे एक एंगल मिल रहा है, ध्यान देना। तो भाई ये एक एंगल मिल रहा है, यही एंगल मेरा क्या कहलाता है, प्रेशर एंगल। ठीक है, यही एंगल मेरा क्या कहलाएगा, प्रेशर एंगल। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन हो जाएगा, समझना इस चीज को, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड कॉमन टेंजेंट is known as pressure angle, प्रेशर एंगल। ठीक है बेटा, यही मेरा प्रेशर एंगल कहलाता है, सिंपल सी बात है। ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है। एफ फोर्स इसने अप्लाई किया, ध्यान देना, एफ फोर्स अप्लाई किया, तो एफ फोर्स में यदि ये मैं बात करूं कॉमन टेंजेंट में, तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। आप सबको दिख रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने पढ़ा है, तो दो कंपोनेंट पे डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये वाला कंपोनेंट की मैं बात करूं तो ये मेरा सिंपल सा कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये एफ कॉस फाई आएगा। और यहां पर मैं बात करूं तो ये एफ साइन फाई आएगा, सही बात है, एफ साइन फाई आएगा। ठीक है ना बेटा, एफ कॉस फाई, एफ साइन फाई, दो कंपोनेंट आ गए। एफ कॉस फाई की बात करूं तो ना बेटा ध्यान देना, यही वाला जो कंपोनेंट है ना, ये टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एफ कॉस फाई। एफ साइन फाई, इसके इस कंपोनेंट की बात करूं तो समझना ना बेटा, ये एफ साइन फाई आपको ना ये दोनों गियर को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। ये वाला जो फोर्स है ना, ये फोर्स का जो कंपोनेंट है, ये क्या कर रहा है, दोनों गियर को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो एफ कॉस फाई आपके लिए टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एफ कॉस फाई टॉर्क के लिए ज्यादा से ज्यादा टॉर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ना, जो एफ कॉस फाई है उसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा होना पड़ेगा, समझ रहे हो। और यहां पर जब मैं बात करता हूं तो फाई की बात करता हूं, इसको मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, फाई की बात करूं तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं। तो एफ कॉस फाई को मुझे मैक्सिमम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास कॉस फाई है ना बेटा, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। सही बात है, कॉस फाई को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो भाई फाई की मैं बात करूं तो कॉस फाई को मैक्सिमम करना है तो फाई को जितना मिनिमम कर सके उतना करना पड़ेगा। सही बात है, जितना मिनिमम हो सके उतना करना पड़ेगा। इसीलिए फाई की वैल्यू ज्यादा नहीं होती, जनरली 14.5 से आपके पास 25 डिग्री तक होता है। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो 20 डिग्री और एंड 25 डिग्री इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। किसका मैं बात करूं, प्रेशर एंगल का। ठीक है, 20 डिग्री या फिर 25 डिग्री इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो आप सबको ये समझ आ गया होगा भाई कि प्रेशर एंगल क्या होता है, साथ ही साथ लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। सिंपल है बेटा, लाइन ऑफ एक्शन की मैं बात करूं तो मान लो कि बात ये गियर नंबर 1 है, गियर नंबर 2 है, तो यदि ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो किसी डायरेक्शन पे कर रहा है, तो वो जो एक लाइन बनता है ना, जो कि आपके पास पिच पॉइंट से पास होता है, ऐसे लाइन को मैं क्या बोलूंगा, लाइन ऑफ एक्शन। इसी को मैं क्या बोलता हूं, प्रेशर लाइन। और इसी को मैं क्या बोलूंगा, कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो मैंने तो बता दिया था। प्रेशर एंगल की बात करूं तो भाई जो आपके पास कॉमन नॉर्मल है या फिर लाइन ऑफ एक्शन है और कॉमन टेंजेंट की भी जो एंगल बनता है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर एंगल बोलने वाला हूं। क्लियर है बेटा। चलो इसके बाद अपन एक काम करते हैं ना, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखते हैं भाई न्यूमेरिकल कैसे करते हैं फिर। चलिए बेटा देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ 2 गियर्स इन मेस इज 0.4। वेलोसिटी रेशियो आपको दिया गया है 2 गियर का। एंड द सेंटर डिस्टेंस इज 75 मिलीमीटर। सेंटर डिस्टेंस आपको दिया गया है 75 मिलीमीटर का।
फॉर अ मॉड्यूल ऑफ 1.2 mm, मॉड्यूल दिया गया है 1.2 mm का, फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर्स, कैपिटल टी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाट विल बी द पिच लाइन वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी भी आपको फाइंड आउट करना है। इफ द पिनियन स्पीड इज 800 आरपीएम, मतलब आपके पास जो छुटकू वाला गियर है ना, उसका यदि आरपीएम की बात करूं 800 है, तो आपको पिच लाइन वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ फाइंड द स्पीड ऑफ द गियर व्हील आल्सो, ठीक है, आरपीएम में फाइंड आउट करेंगे। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं क्या क्या दे दिया गया है। गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे, चलो देखते हैं। गिवन डाटा की मैं बात करूं तो कुछ कुछ दे दिया गया है। उसके लिए पहले मैं एक काम करता हूं, एक बड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं। मान लो कि बात ये गियर है और ये पिनियन है, ठीक है। इसकी मैं बात करता हूं पिनियन की, तो ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है। इसकी मैं बात करूं तो ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, सही बात है। इसमें नंबर ऑफ टीथ है कैपिटल टी मैंने मान लिया है, और इस पे नंबर ऑफ टीथ है स्मॉल टी मैंने मान लिया है, सिंपल सा। गिवन डाटा क्या क्या है उसको पहले मैं लिख लेता हूं। एक तो आपको दिया है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द टू गियर्स इन मेश इज, मतलब आपको वेलोसिटी रेशियो दिया है इक्वल टू क्या 0.4, ये मुझे दिया गया है। साथ ही साथ क्या दिया है, सेंटर डिस्टेंस इज 75 mm। मैंने एक चीज माना है कि इसका जो डायमीटर की मैं बात करता हूं, यदि ये D2 है, मैं इसकी बात करता हूं इसके डायमीटर की, ये तो ये D1 है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर का जो डिस्टेंस है वो मेरे को गिवन है, कितना है 75 mm। मैं अच्छे से बात करूं तो D1/2 प्लस D2/2 इक्वल टू मुझे क्या दिया गया है 75 mm दिया गया है, ये गिवन है, सही बात है, ये गिवन है। और क्या दिया गया है, मॉड्यूल दिया गया है, तो m इक्वल टू मुझे कितना है यहां पर 1.2 mm, 1.2 mm। और कुछ गिवन है, हाँ, पिनियन का स्पीड दिया गया है, ठीक है, आरपीएम पे, मतलब ये मुझे दिया है n1, n1 इक्वल टू क्या दिया है 800 आरपीएम मुझे दिया गया है, ठीक है भाई। ये इतना गिवन डाटा है, सिंपल सा। फाइंड आउट क्या करना है उसको भी देख लेते हैं, फाइंड आउट क्या करना है उसको भी देख लेते हैं। फाइंड आउट आपको करना है, एक तो पहले फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर्स, मतलब कैपिटल टी आपको फाइंड आउट करना है, कैपिटल टी आपको फाइंड आउट करना है। और साथ ही व्हाट विल बी द पिच लाइन वेलोसिटी, ये पिच पॉइंट है, तो पिच पॉइंट पिच लाइन वेलोसिटी निकालना है, मतलब वीपी निकालना है, ये भी फाइंड आउट करना है। और क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द गियर्स व्हील, मतलब आपको N2 निकालना है। ये तीन चीज आपको फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं कैसे कैसे काम करते हैं। आपको गिवन है एक तो क्या, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 0.4। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू 0.4, ये दिया गया है। ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 को और कैसे लिख सकते हैं, D1 अपॉन D2 इक्वल टू 0.4। यहां से मुझे एक चीज तो पता चल गया कि D1 को मैं क्या लिख सकता हूं, D1 इक्वल टू क्या 0.4 इंटू D2, सही बात है, एक चीज मुझे ये पता है। साथ ही साथ एक और क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है D1/2 प्लस D2/2 इक्वल टू 75। यहां से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं D1 प्लस D2 इक्वल टू 150, सही है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों से सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का मिलेगा, समझना ना। 0.4 D2 प्लस D2 इक्वल टू क्या 150, मतलब यहां से मुझे मिल जाएगा 1.4 D2 इक्वल टू 150, और तो D2 इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 150 अपॉन 1.4, ठीक है। D2 की मुझे वैल्यू मिल जा रही है भाई, देखते हैं कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 150 डिवाइडेड बाई 1.4, ये मुझे मिल रहा है D2 इक्वल टू 107.142 mm। इक्विवेलेंट टू मैं इसको ना 108 कर लेता हूं, D2 इक्वल टू मुझे मिल गया 108 mm। तो D1 कितना हो जाएगा, D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहां पर D1 इक्वल टू 0.4 इंटू D2 है, तो 0.4 इंटू 108, तो ये मुझे मिल जाएगा 0.4 इंटू 108, ये 43.2 mm मुझे मिल जाएगा।
D1 और D2 मुझे मिल गया, मतलब मैं बात करूं पिनियन के डायमीटर और गियर का डायमीटर मुझे मिल चुका है। ठीक है भाई, यहां तक तो मुझे मिल चुका है। अब बात करते हैं अपन कैपिटल टी निकालना है, मतलब गियर के नंबर ऑफ गियर के टीथ कितने होंगे वो मुझे निकालना है। तो मुझे उसके लिए एक पता है ना भाई, फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला की मैं बात करूं तो मॉड्यूल इक्वल टू होता है डी अपॉन टी। ठीक है, डी अपॉन टी। मैं गियर के लिए बात करूं तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी, या फिर मैं बात करूं गियर के लिए तो डी टू अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा। यहां से मुझे मिल जाएगा टी इक्वल टू क्या, डी टू अपॉन एम। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टू मुझे मैंने फाइंड आउट कर लिया है 108 mm, तो 108 अपॉन एम कितना है ये मुझे पता है, गिवन डाटा से एम इक्वल टू मुझे पता है 1.2 mm। तो यहां पर मेरा हो जाएगा 1.2 इक्वल टू क्या, 108 डिवाइडेड बाई 1.2, और ये मुझे मिल रहा है 90 टी, कैपिटल टी। मतलब मैं गियर पे नंबर ऑफ टीथ की बात करूं तो मेरे पास कितने टीथ होंगे, 90 टीथ होने वाले हैं। क्लियर है। साथ ही साथ मैं स्मॉल टी को भी निकाल सकता हूं, कोई बात नहीं। स्मॉल टी के लिए क्या होगा, एक चीज मुझे पता है, ध्यान देना, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, T1 अपॉन T2। इस केस में ना वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू T1 अपॉन T2 होता है। वेलोसिटी रेशियो मुझे पता है 0.4, और यहां पर मैं बात करूं और अच्छे से टर्म पे तो मैं इसको लिख सकता हूं स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो स्मॉल टी मेरे को फाइंड आउट करना है, और कैपिटल टी मैंने निकाल चुका है, तो टी इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 90, और स्मॉल टी इक्वल टू यहां से मेरा निकल जाएगा 0.4 इंटू 90, ये हो जाएगा 36। मतलब मैं पिनियन पे नंबर ऑफ टीथ की बात करूं, ये पहला चीज निकला है मेरा, ये सेकंड वन। पिनियन पे नंबर ऑफ टीथ की बात करूं तो पिनियन पर नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, 36 होने वाले हैं, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं ना इसके जो वेलोसिटी की, कहां पर पिच लाइन वेलोसिटी की बात करने किया है ना उन्होंने, हाँ, व्हाट विल बी द पिच लाइन वेलोसिटी। ठीक है भाई, पिच लाइन वेलोसिटी अपन फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकलता है देखते हैं। आपको गिवन क्या है, जो आपके पास पिनियन है ना इसका आरपीएम गिवन है, N1 इक्वल टू कितना है 800 आरपीएम। तो क्या आप ओमेगा 1 नहीं निकाल सकते, ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होता है 2 पाई N1 अपॉन 60 हो जाएगा, इक्वल टू क्या 2 पाई इंटू 800 अपॉन 60। क्लियर है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 2 इंटू पाई इंटू 800 डिवाइडेड बाई 60, ये मेरा आ रहा है 83.77 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये मेरा आ गया। पिच लाइन वेलोसिटी की बात कर रहा है तो मतलब वीपी की बात कर रहा है, तो ध्यान देना ये वीपी होगा, और इसका रेडियस मुझे पता है या फिर डायमीटर मुझे पता है, ये मुझे पता है ना भाई, ध्यान देना ये हो जाएगा सिंपल सा D1 अपॉन 2। ठीक है, अब वीपी निकालना है तो वीपी इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना यहां पर वीपी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू D1 अपॉन 2। क्लियर है ना, D1 अपॉन 2, ओमेगा 1 मैंने अभी फाइंड आउट किया है ना, ओमेगा 1 इक्वल टू क्या है 83.77 इंटू D1 मैंने फाइंड आउट कर चुका है, D1 43.2, 43.2 अपॉन 2 कैलकुलेट कर लेता हूं इसको मैं, इंटू 43.2 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आ रहा है 1809.55 मिलीमीटर पर सेकेंड। ध्यान देना क्यों मिलीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डायमीटर का यूनिट क्या है आपके पास मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर पर सेकेंड। या फिर और अच्छे से मैं इसको लिख सकता हूं वीपी इक्विवेलेंट टू 1810 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये मेरा एक आंसर आ गया, ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। मैंने टी निकाल लिया, वीपी निकाल लिया। अब N2 की बात करें, मतलब गियर का एंगुलर वेलोसिटी या फिर उसको आरपीएम के टर्म पे मैं बात करूं, मतलब N2 निकालना है आपको। ठीक है, N2 की बात करते हैं।
तो N2 निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको फिर से वही बात, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला पता है। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपके पास, मैं लिख ही देता हूं यार, ω2 अपॉन ω1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। यदि मैं इन दोनों रिलेशन का यूज करूं तो यहां से मेरा आराम से N2 निकल जाएगा। देखना, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू N2 अपॉन N1। वेलोसिटी रेशियो मुझे पता है कितना है, 0.4, और मैं बात करूं N2 तो फाइंड आउट करना है, N1 दिया है 800, तो यहां से N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 इंटू 0.4, कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, 320। N2 इक्वल टू मेरा निकल जाएगा 320 आरपीएम। बहुत सरल था बेटा ना, बहुत सरल न्यूमेरिकल था, बहुत इजी था, कुछ नहीं किए हैं। आपको कुछ गिवन डाटा था वो मैंने लिख लिया है। मैंने मान लिया ω1 इस ये मान लो के बाद गियर 1 रोटेट कर रहा है, ω2 गियर 2 रोटेट कर रहा है, इसका नंबर ऑफ कैपिटल टी है, D2 है, D1 है, स्मॉल टी है। फाइंड आउट क्या करना है वो मैंने देख लिया। एक तो मुझे निकालना था कि भाई गियर का नंबर ऑफ टीथ कितना है, साथ ही साथ मुझे पिच लाइन वेलोसिटी निकालना था। आपके पास गियर पे उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है आरपीएम के टर्म पे, वो भी मुझे निकालना था। तो सिंपल से मैंने क्या किया कि वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला का मैंने यूज किया। एक तो यहां से मुझे D1 अपॉन D2 इक्वल टू 0.4 वाला रेशियो मिल गया, साथ ही साथ मुझे गिवन था कि भाई इनके बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 75 mm, इसको मैंने यूज कर लिया। दो इक्वेशन, दो अननोन, D1 और D2 मैंने निकाल लिया, D1 और D2 मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने यूज किया मॉड्यूल का फॉर्मूला, M इक्वल टू कैपिटल D अपॉन T होता है। इसके लिए बात करूं गियर के लिए तो M इक्वल टू D2 अपॉन T हो जाएगा। यहां से मेरा सिंपल सा क्या निकल गया, कैपिटल T निकल गया, मतलब नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर मेरा निकल गया 90। ये पहला आंसर है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने पिनियन का भी निकाल लिया उसी फॉर्मूला का यूज करके, ये मेरा सेकंड आंसर है, ये भी निकल गया। बात करता हूं मैं VP इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू रेडियस, पता है मुझे, D1 अपॉन 2 निकाल चुका हूं मैं, साथ ही साथ मैंने ω1 भी निकाल लिया, तो मेरे पास पिच लाइन वेलोसिटी भी निकल गया। और साथ ही साथ मैंने वेलोसिटी रेशियो का फिर से यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, N2 निकाल लिया, मतलब गियर का एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ आरपीएम मैंने निकाल लिया 320। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।